सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की अहम मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द की क़यादत सेनेटर जैक बर्गमैन ने की। मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक आर्मी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों का एतराफ़ किया। इस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी, तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। आर्मी चीफ ने अमरीका से देरपा शराकतदारी और मुसलसल राब्ते की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मुलाकात में मजीद क्या हुआ, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच। कैसे देख रहे हैं, कितनी अहम डेवलपमेंट है ये? हम देख रहे हैं हाई लेवल जो इंगेजमेंट्स हो रही हैं यूएस के साथ, और साथ ही साथ अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात की? किन उमूर पर मजीद ज़ेर बहस आए? देखिए, दो तीन चीज़ें आमना बहुत अहम है इस दौरे के हवाले से। पहली तो बात ज़हन में रखनी चाहिए कि 2021 के बाद जब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी चले गए हैं, पाकिस्तान और अमरीका का आमना ताउन सिर्फ काउंटर टेररिज्म से आगे नहीं गया, बावजूद कोशिशों के। ट्रू। तो ये मुलाकात जिस अंदाज में हुई है, देखें ये तीन जो आए हैं अपना कांग्रेसमैन, इनमें आप देख लें, दो डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन है, और ये डिसीजन मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है अमेरिका में। तो जिस अंदाज से इनका यहाँ आना हुआ, फिर आर्मी चीफ से आसिम मुनीर साहब से इनकी मुलाकात होती है। मुझे कुछ तलात इस हवाले से दो तीन बड़ी अहम चीज़ें मिली हैं। देखिए आमना, ये सारा का सारा इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि उनकी नज़रें अफ़गानिस्तान पे हैं। सारी दुनिया का महवर बलूचिस्तान बना हुआ है इस वक्त, ठीक है। अब जब से चाइना का यहाँ पे इन्फ्लुएंस के BRI और CPEC शुरू हुआ है, अब आपने देखा कि हमने देखा बलूचिस्तान को जिस अंदाज से वहाँ पे जो मसाइल पैदा किए जाते हैं, डिस्टेबलाइज़ किया जाता है, तो ग्लोबल पावर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पे ये था, और जिस अंदाज से उनको एक बड़ी लंबी ब्रीफिंग दी गई, और जिसमें आर्मी चीफ और बाकी लोग भी थे, और स्लाइड्स की मदद से और वालों से भी, डोमेस्टिकली मैं आपको बताऊँ तो बाद में बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि वो कहा गया उनको कि जी आप क्यों ये समझते हैं कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी एक चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप बहुत ज़्यादा चाइना को लेवरेज दे रहे हैं कि गवादर चले जाएं, ये कर। उन्होंने कहा जी आप भी आ जाएं। उन्होंने कहा जी हम आपको ऑफिशियली, जनरल आसिम ने कहा, आपको दावत देते हैं कि ये आप जो आप माइंड एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके लोग भी आए हैं, बाकायदा आप आ जाएँ। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ना, उसके हवाले से भी उनको कहा गया, और कहा गया कि जी आपको भरपूर सिक्योरिटी के साथ साथ रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और आपका जो डिविडेंड बनता है अमेरिकी कंपनियों के साथ, अगर माहदे होते हैं 50% पे होते हैं, कितने होते हैं, उधर से कॉपर निकालें, गोल्ड निकालें, आप ले जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा माहदे की सूरत में। इस पे बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने शो किया। उनको ये लगा कि जी जिस तरह पहले लग रहा था कि जी पाकिस्तान जो है ना अमेरिका को सिंगल आउट करके सिर्फ चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, उन्होंने कहा जी हम तो ईरान को भी कहते हैं आ जाए, चाह बाहर जो है ना वो उसको बजाय इसके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, मिल के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अपना उन पर भरोसा करता है वसाइल पे, और पाकिस्तान का मसला ये है कि इनको एक्सप्लोरेशन नहीं इनकी हो सकती, इसलिए कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो अमरीकी आ जाएँ तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो उन्होंने आमना, जो मेरी खबर है, भरपूर इस बारे में जिसको कहते हैं इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि पहला काम ये होगा वहाँ पे जाके जो पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं उनसे मीटिंग करके उनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाएगी कि आएँ। और ये ख़ुद भी उन्होंने देख लिया है, और उनको अंदाज़ा भी हो गया है कि अब ये तो हार्ड फैक्ट्स सामने आ गए हैं। पूरी दुनिया की नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमारे यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर के इस तरह के रिजर्व्स हैं मादनियात के। तो उन्होंने इंटरेस्ट हो गया ज़्यादा। उनको ये था कि जी ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि सियासी इस्तेकाम के साथ इक़्तिसादी इस्तेकाम भी लेके आना पाकिस्तान में, और हमें ज़रूरत है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और इन बातों की कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएं। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, इसमें हम आगे आएंगे। और ख़ास तौर पे माइंड एंड मिलन के हवाले से वो कहते हैं कि भरपूर रोल प्ले अमरीका करेगा। फिर पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी IT सेक्टर हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आप इधर आएँ, हमारे लोग जो है ना आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, आपकी कंपनियों को। फूड सिक्योरिटी और ज़राअत के हवाले से भरपूर बात हुई। इंटरनली आमना जो बात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जी। उनको बताया गया कि जी 9 मई को
और ये आपका 26 नवंबर को क्या 26 नवंबर जी। और वो बड़े हैरान हुए जब पूरे सबूतों के साथ उनको बताया गया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद आमना उन्होंने कहा कि जी ये जो हमें आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि जी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो है ना एक करारदाद मूव की गई, वहाँ पे उन्होंने कहा ये इंटरेस्ट ग्रुप सारे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, नथिंग डूइंग है कि कोई दूर दूर तक इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि आर्मी चीफ के खिलाफ या कोई ऐसी शॉर्टली ये बताइएगा, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्योंकि जाए। एंगेजमेंट्स तो हम माजी में भी देखते आए हैं, एमओयूज भी साइन होते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है हम उसको एक्शन होते हुए या इम्प्लीमेंटेशन होते हुए बड़ा कम ही देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख रही है, शॉर्टली इस पे भी कमेंट कीजिएगा। आप ना आपका अच्छा सवाल है, आपका अच्छा सवाल है। देखिए बात यह है कि ये जो अब दिलों में एक कुदरत कह लें या शक व शुबह की बात थी कि जी चाइनीज़ बड़े करीब आ गए हैं, पाकिस्तान उनकी तरफ झुकाव लेके चला गया है, और आपने देखा उसके बाद उनका इंटरेस्ट मगरब का बहुत ज़्यादा हो गया और माजरत के साथ डिस्टेबलाइज करना बलूचिस्तान को ये एक चीज़ बन गई थी। अब पाकिस्तान को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो कहेंगे जी आप आएँ, आप बाकायदा स्टेक होल्डर बने, अमरीकी बने, बरतानिया वाले बने, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, आप भी हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए वो तैयार होंगे, उनको लगता है कि नहीं अमेरिका का इंटरेस्ट भी रीजन में पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर सकता है, और जो पाकिस्तान चाह रहा है कि जी सारी दुनिया में आप जा रहे हैं माइंस एंड मिनरल के हवाले से, पाकिस्तान के रिजर्व इतने ज़्यादा हैं, सारी दुनिया कहती है, तो आप आ जाएँ अपनी एक्सपर्टीज लेके, तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी। हमारे लिए आने वाले दिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाकई यहाँ पर हम होते हुए देखें। शाम साहब, हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी है। दुनिया भर से आए पाकिस्तानी इस तारीखी इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं जिसने उन्हें वतन से जुड़ने का नया मौका दिया। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ की इज़्ज़त अफजाई की नई मिसाल कायम करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है, विच इज़ गुड। मेहमानों के लिए लोक विरसे में कल्चरल इवेंट, फूड फेस्टिवल और मौसीकी की महफिल का अहतमाम किया गया। कन्वेंशन सेंटर में वफाकी वुज़रा, पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की भरपूर शिरकत इस कन्वेंशन की कामयाबी का मज़र है। बैरून मुल्क आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद नाजरीन 1 करोड़ से ज़ायद है, जिनमें से 55 लाख से ज़ायद सऊदी अरब में मुकीम है। रवा माली साल के पहले 8 माह में ओवरसीज़ की तरसीलात ज़र 23.97 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32.5% ज़्यादा हैं। यूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत में भी अहम हिस्सा डाल रहे हैं। पहली बार हुकूमत ने कन्वेंशन के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ की रोशनी में पॉलिसी साजी का एक इरादा किया है। अब ये फैसला कैसे हद तक फ़वाइद हम देख सकते हैं, समरात मिल सकते हैं इनको, इसी पर बात करते हैं। तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया अली फरीद ख्वाजा ने, इन्वेस्टर हैं और चेयरमैन हैं के ट्रेड के। थैंक यू सो मच अली साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आ रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि ओवरसीज़ का कितना बड़ा किरदार है हमारी इकोनॉमी में, बैकबोन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी समझे जाते हैं। इनके लिए ये इवेंट एक तो इसमें किस हद तक अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टली ये बात करेंगे, अपने वहाँ पर कंसर्न्स रखेंगे जो भी इनके मसले मसाइल हैं। तो आप इस बार ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम अमली इकदाम होते हुए देखेंगे, इनके जो फेयर डिमांड्स हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट संजीदगी से इकदाम करेगी? जी, जिस तरह पहले आपने कहा कि ये हिस्टोरिकल एक इवेंट है और बड़ा वार्म वेलकम दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मुझे भी इनविटेशन थी टू जॉइन, तो मुझे स्केड्यूल का और रिसेप्शन का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। मैं काम के वजह से नहीं जा सका इस्लामाबाद। तो इसमें जिस तरह आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे मिल रहे हैं, कैबिनेट के लोग मिल रहे हैं, SIFC की प्रेजेंटेशंस है, उनकी और अदारों से भी मीटिंग्स है, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ से भी मीटिंग है कल। तो इतना हाई लेवल जो अटेंशन मिल रही है, ये एक सारी बात एक वेलकम है। और जो पाकिस्तान में एक परसेप्शन आज से कुछ अर्से पहले एक बन गया था कि शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से एंगेज नहीं करना चाहती या डरती है या फिर उनको डिस्टेंस है, बिल्कुल जी, तो वो कंसर्न खत्म हो गया। हाँ। जी जी अली साहब, तो आप तो इसको अपॉर्चुनिटी किस हद तक देख रहे हैं, और इनके जो कंसर्न्स हैं इनके बेसिकली आप क्या समझते हैं कि वो किस हद तक फेयर हैं, कहाँ पे इनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है? जी, अगर आप जो हुकूमत की जो अगर आप प्लान को जो उनकी एग्जीक्यूशन है अगर आप उसको देखिए पिछले 1.5 साल की कि पहले स्टेज पे जब वो आए तो पेसिमिज्म मुल्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने पहले उसको एड्रेस किया, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। फिर उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स में काफ़ी पेसिमिज्म है, उसको एड्रेस किया, उस पर फोकस किया, उसको एड्रेस किया। और अब बोला स्टेज है जिस ओवरसीज पाकिस्तान को डायरेक्टली एंगेज किया जा रहा है, उनको रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। किसी भी माजी की हुकूमत ने ऐसा रेड कारपेट और ऐसा वेलकम नहीं दिया। तो द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप।
इसका अगला जो स्टेप होगा वो यही, इसी कॉन्फ्रेंस में उनको इन्वाइट किया जा रहा है कि वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। कॉन्फ्रेंस के अंदर SECP के भी बूथ्स हैं, की भी एंगेजमेंट है, डिफरेंट सेक्टर में उनको प्रेजेंटेशंस मिल रही है। शो कि द एंगेजमेंट इज अ गुड पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप नंबर्स में भी देखिए, आपने जिक्र भी किया इसका कि आपने इसका जिक्र भी किया इससे पहले कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है। तो एक खदशा ये भी था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शायद रेमिटेंसेज ना भेजे। कुछ पार्टीज क्लेम कर रही थी कि पॉलिटिकल वजह पे इनकरेज कर रही थी कि ना भेजे। उसके बरक्स पाकिस्तान में आज रिकॉर्ड लेवल की रेमिटेंसेज आ रही है, तो इस बात का प्रूफ करती है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान के साथ बॉन्ड है वो किसी पॉलिटिकल जमात के साथ लिंक नहीं है, वो पाकिस्तानी है, उनकी फैमिली लिंक्स हैं, उनके खानदान है, और ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसका ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को, और इसकी कामयाबी तो बेसिकली हम वही देखेंगे कि आगे जाके ये सिर्फ इवेंट तक ना महदूद रहे, बल्कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उनकी रोशनी में हम देखें कि आगे जाके उस तरह से पॉलिसी बने। तो आप इस बार समझते हैं कि हमें होप्स रखनी चाहिए हाई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में इक़दाम करेगी? देखिए, हम ना पिछले एक बरस से तो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात हो, बायलैटरल ताल्लुकात को बढ़ाने की बात हो, दुनिया के लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आएँ, इस हवाले से बहुत एफर्ट किया गया। और आप देख लें, शिकायत आम तौर पे हमने देखा ओवरसीज़ पाकिस्तान ख़ास तौर पे होती थी कि पाकिस्तान में आने के बाद उनके सरमाए की प्रोटेक्शन, उनकी अपनी सिक्योरिटी, और आए दिन उनके साथ जो स्कैंडल होते थे, पैसा उनको खाया जाता था, FBI में मामला पड़ा, वो ठीक नहीं होता था, प्लॉट ख़रीद लिया किसी ने, वो पता चला जी किसी अपने नाम करवा लिया। तो एक साल से ये शिकायत बड़ी हद तक कम हुई है। उसकी बुनियादी वजह माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि ये SIFC का एक बड़ा भरपूर रोल है। उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और वो ज़ाहिर है फिर वो अगर अपना रोल प्ले करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जी। दूसरा, हमने ये जहन में रखनी चाहिए कि हालिया दिनों में अमेरिका, अपना चाइना और भारत की जो हम देखते हैं मिसाल तरक्की की, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना चाइना की, जो हम देखते हैं उनकी कम्युनिटीज़ बाहर थी, उनके जो लोग बाहर थे, जिस तरह वो पैसा भेजते थे, आज से नहीं 60 की दहाई के बाद से जिस तरह उन्होंने पैसा भेजना शुरू किया, इस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने पैसा भेजना शुरू किया। इतना ज़्यादा पैसा भेजा गया कि आपने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे, और बुनियादी वजह तरक्की की वो बनी। हमारे यहाँ भी आप देख लें जिस अंदाज से पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई 4.1 बिलियन डॉलर की मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट अपना रेमिटेंस आई हैं, और 33 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रेमिटेंस सालाना हो चुकी हैं। बावजूद इसके कि बानी PTI ने कॉल दी थी कि पाकिस्तान में पैसा बिल्कुल, ये ओवरसीज वाला मामला भी हम देख रहे हैं, सियासत की नजर हुआ है बीच में, जिसकी वजह से गैप या डिस्टेंस भी समझा जाता था, परसेप्शन था। हाँ, देखें, इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, अब जो एक टेस्ट है, अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका वजारतें भी बैठी हुई हैं, FBI के लोग बैठे हैं, स्टेट बैंक, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इनको बिठा के इनसे बातचीत की जा रही है कि जी ये हमेशा से पाकिस्तान में आते हैं, इनकी मुश्किलात हल नहीं की जाती। दूसरा, हम ना देख लें, कहा जाता है कि 100 बिलियन डॉलर से तो कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा जो हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के पाकिस्तानीज़ हैं उनके पास है, वो आना चाहते हैं पाकिस्तान में, पैसा लाना चाहते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा जो उनके साथ होता है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात है कि बाहर का इन्वेस्टर जो है ना वो देख रहा है कि पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर यहाँ पे फैसिलिटेट होते हैं, उनकी मदद की जाती है, उनको फेयर अपॉर्चुनिटी जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो आप देख लें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे उनको वन विंडो ऑपरेशन करके टेक अ ब्रेक, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप के 29% टैरिफ पर जवाबी इक़दाम से गुरेज का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत इस मामले पर तदब्बर और हिकमत अमली से काम ले रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अमरीका को सालाना बरामदात 5.3 बिलियन डॉलर्स हैं, जिनमें 75 to 80% जो शेयर है वो टेक्सटाइल सेक्टर का बनता है। 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक का नुकसान का खदशा है। पैदावार में कमी से 5 लाख मुलाजमतें ख़त्म होने का भी इम्कान है, जबकि भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान का शेयर हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने अमरीकी टैरिफ पर बातचीत के लिए आला सतह का वफ्द वाशिंगटन भेजने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मसनूआत की कम कीमत और बांग्लादेश वियतनाम पर ज़्यादा टैरिफ के बायस पाकिस्तान के लिए अमरीकी मंडी में नए मौके भी पैदा हो सकते हैं।
इस मामले का मुमकिन हल क्या हो सकता है और पाकिस्तानी हुकूमत क्या सोच रही है और ये पाकिस्तानी मौके कैसे बन सकते हैं, इसी पर बात करते हैं। एहतशाम साहब, अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगी। मैंने जिस तरह से जिक्र किया है कि पाइड ने भी अपने कंसर्न्स शो करवाए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैरिफ को लेकर रिटेलिएट ना करने का जो फैसला है, उसको आप समझते हैं कि वो दुरुस्त फैसला है और उससे हासिल हमें क्या होगा? पहले इस पर बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। हम पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो अमेरिका से तो लड़ाई नहीं कर सकता। हमने देखा है कि चाइना ने जो रिटेलिएशन की तो उसके जवाब में अमेरिका ने उस पर और पेनल्टीज लगा दी। तो सर्टेनली ये कोई ऐसा वो मामला नहीं है जो पाकिस्तान के लिए अकेला है, के लिए अकेले का मसला है, या और ऐसा भी मामला नहीं है जिसमें पाकिस्तान उसको रिटेलिएशन की तरफ से सॉल्व कर सकता है। इसको सॉल्व करने का ये बायलैटरल एंगेजमेंट ही इसका तरीका है और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि हमारे जो वफ्द जाएगा और यूएस गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेगा और एक सोल्यूशन उसका हासिल करेगा। हमारे लिए अच्छा इंडिकेटर ये है कि यूएस का एनवॉय खुद पाकिस्तान आए मिनरल कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने हमसे एंगेजमेंट जो है वो शुरू कर दी है। तो दूसरा हमारे लिए ये भी अच्छा है कि हमारी एक्सपोर्ट का यूएस जो इम्पोर्टेंट है, मगर हमारी इकोनॉमी के लिए कोई इतना क्रिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है कंपेयर टू अदर मार्केट सच एज चाइना। तो हमारे पास तहम्मुल से और बायलैटरल एंगेजमेंट से इस इशू को हम रिजॉल्व करना चाहिए और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब एहतशाम साहब, आपका क्या तज्जिया इस पर? ये जो रिटेलिएट ना करने का कहा गया कि हम परेशान तो हैं लेकिन हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते और हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है चाइना और यूएस के जो इस वक्त हम देख रहे हैं ग्लोबली ट्रेड के मामला चल रहे हैं। तो सर, आप समझते हैं कि रिटेलिएशन ना करना ये एक बेहतर फैसला है? और साथ ही साथ ये जो दूसरी चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि पाइड ने अपने कंसर्न्स शो करवाए हैं जिसमें कहा है कि हमारी 25 to 30% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 75 से 80% उसमें टेक्सटाइल का हिस्सा है, तो ये सब मुतासर हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, हमने ये दो बड़े मुल्कों की ट्रेड वॉर है, इसमें तो ज़ाहिर है दोनों के इंटरेस्ट हैं। एक तरफ चाइनीज़ जो है ना वो ये जवाब दे रहे हैं कि जी हम तो 5000 साल से हमारी पुरानी तारीख है, अगले 5000 साल भी हम जी सकते हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपकी 200-250 साल की तारीख है सियासी, आप कुछ भी नहीं हमारे सामने रखते हैसियत। तो बात है कि वो चलें किस तरह मामला तय करते हैं। 85% जिस तरीके से अमेरिका पे था, उसके बाद 125% उन्होंने लगा दिया चाइना के ऊपर। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी पाकिस्तान के इस हवाले से इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। एक तो बार बार ये बात आ रही है कि जी हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए नई मंडियां तलाश करें, जो एक अरसे से बात हो रही है हम नहीं कर पा रहे। अब ये मौका है। और वैसे भी आप देख लें, कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारे, अब जिसको कहते हैं बाहर जब हमारी चीज़ें जाती हैं वो सस्ती हैं और हमारे टैरिफ कम है, तो हम ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और ख़ास तौर पे वेस्ट और अमेरिका में हम अपना हिस्सा को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जी $1.25 बिलियन की जाहिर सी बात है, पाइड की रिपोर्ट तो कहती है कि ये नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए यही है कि हमारा जो, जिस तरह भी आपने भी बताया, हमारा एक तजारती वफ्द जा रहा है वहाँ पे, उनसे बातचीत करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी लोग भी वहाँ पे होंगे। तो मेरा ख्याल है लीनियट व्यू लिए जाने की तवक्को है। आपने देखा 3 माह के लिए जिस तरीके से उन्होंने इसको रोक दिया है, 90 दिन के लिए टैरिफ की पॉलिसी है फिलहाल रोक दिया उन्होंने। छोटे मालिक के लिए जो इतलात हैं कि वो कहते हैं कि जी उनके लिए नरम गोशा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के साथ लड़ाई लेके इतनी ज़्यादा आइसोलेशन में चला जाए वो। तो मेरा ख्याल है चाइना, बरतानिया के अमेरिका के मामलात जब तक ठीक होते हैं तो ज़ाहिर उसका असर छोटे मुल्कों में भी पड़ेगा। लेकिन हम जैसे मुल्कों का काम यही है कि बेहतर तरीके से जाके निगोशिएट करें और जो मैक्सिमम टैरिफ कम करा सकते हैं करवाएं। इन द मीन टाइम अपने लिए जो नई मंडियां तलाश करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जिस अंदाज से 45% हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की अमेरिका में थी और आज से नहीं है, पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से वहाँ पे है। तो अब ये मौका आ गया कि हम उसको नई जगहों पे तलाश करें। बिल्कुल नई मार्केट, जिस तरह भी आपने देखा बेलारूस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ हम जा सकते हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी इलेक्ट्रिक बसें, कारों के हवाले से अब जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। फिर जो उनके ट्रैक्टर्स हैं उसकी ट्रैक्टर साजी पाकिस्तान में हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है एक बेहतरीन मौका है। इसको कैसे हुकूमत पाकिस्तान कैश कराती है, हमारे इन्वेस्टर कैसे इसको देखते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, तशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि ईरान में जिस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ ब्रूटली वहाँ पर अटैक किया गया, अफगानिस्तान के बाद हम देख रहे हैं कि अब ईरान की सरजमीन भी पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी है। ईरान के इलाके महरिस्तान में 8 बेगुनाह पाकिस्तानी मजदूरों का बेईमाना कत्ल इंसानियत पर सवालिया निशान है। दुकान में सोए पाकिस्तानी मजदूरों के हाथ बांध कर गोलियां मारी गईं।
ये वारदात नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। ईरान में बलोच दहशतगर्द तंजीमें पहले भी पाकिस्तानी मजदूरों को निशाना बना चुकी हैं, जिस पर रियासत पाकिस्तान ने खामोशी नहीं बरती। ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। जनवरी 2024 में ऑपरेशन मर्ग बर्मस्टार में इन्हीं बलोच कलदम तंजीमों के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि आम दुश्मनों ने निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया है। ये दहशतगर्दी साबित करती है कि ईरान की सिक्योरिटी मशीनरी मुकम्मल नाकामी का शिकार है और नाम निहाद इंसानी हुकूक के अलमबरदार भी इस पर खामोश है। इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल किस तरह होना चाहिए, इसी पर बात ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, एक तो ये जो ब्रूटली अटैक किया गया वहाँ पर पाकिस्तानियों को, और फिर कहीं ना कहीं अभी तक शवाहिद तो नहीं है, आप समझते हैं कि हमसाया मुल्क ईरान संजीदगी से इस बात पर गौर करेगा, ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी उनकी जानिब से? देखें, बात यह है कि बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो बहुत सख्त तशवीश है जिस तरीके से 8 इनोसेंट पाकिस्तानियों को जो मजदूरी कर रहे थे उनको वहाँ बलोचिस्तान नेशनल आर्मी ने ब्रूटल तरीके से शहीद किया। ये अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड, और पाकिस्तान को ज़ाहिर इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जो कौंसल जनरल हैं ईरान के, उनको बुला के तशवीश का एहसास किया, उन्होंने भी माजरत की है। बात ये है कि इस वक्त इंडियन रॉ जो है वो पूरी तरह से बलोचिस्तान में बदलनी चाहती है, इंतशार चाहती है, ताकि पाकिस्तान सीपैक ना बना सके और हम गवादर को ऑपरेशनलाइज ना करें और इकनॉमिक तरक्की ना कर सकें। इसलिए काबुल एम्बेसी जो है वहाँ पर वो बैठ के वहाँ पर तमाम BLA, BNA, BLF, मजीद ब्रिगेड सबको वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टारगेट भी देते हैं, फंडिंग भी करते हैं और भी करते हैं, और उनके गुजरा जो है इंडियन उसको ओपनली कहते हैं बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान हुकूमत से दो अल्फाज में बात करें, हमारे जो ताल्लुकात भी अच्छे हैं, और वो कहें कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एरिए में जो बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के लोग हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। हम अपने एरिए में इनके लोग अगर इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे एरिए में हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और सैंडविच करके इनको यहाँ पर ख़त्म किया जाए, ताकि कम से कम एक साइड से पाकिस्तान की तसल्ली हो कि यहाँ इंडियन इन्वॉल्वमेंट बंद हो गई है, ताकि हम अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ से हैंडलिंग शुरू करें। बिल्कुल। साथ ही साथ देखें, ये एक बात ये है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। क्या आपने देखा कि जितनी बलोच यकजहती कमेटी के लोग हैं, मारंग बलोच, अख्तर मैंगल टाइप सब जो हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई अफसोस का इजहार किया? क्या इससे इनको तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई? क्या इन्होंने इसमें पाकिस्तान हुकूमत का साथ दिया कि जहाँ हम इसको कंडेम करते हैं? इसका मतलब ये है कि ये तमाम कौमी जो बलोच कौमी यकजहती कमेटी है, अख्तर मैंगल, ये सब के सब मिले हुए हैं अब इंडियन के साथ और ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपके सामने अख्तर मैंगल ने जो धरना दिया हुआ था, वो उनका डिमांड ये थी कि इसको मारंग बलोच को छोड़ा जाए। ये वो मारंग बलोच है जिसने दहशतगर्दी जाफर ट्रेन के मारे, उनको हमने अस्पताल में रखा हुआ था DNA टेस्ट के लिए, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर गई है, इसलिए इसको अरेस्ट भी किया गया। तो आई थिंक इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान पूरा एक्शन कर रही है और आप देखेंगे कि ईरान से भी रिस्पॉन्स आएगी, पाकिस्तान भी प्रेशर करे, ताकि कम अज़ कम हमारी ईरान साइड बॉर्डर को पूरा सेफ हो, जो कि 1100 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हम जो इस साइड ऑपरेशन है वो हम कंटिन्यू करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब बात कर रहे थे रीजनल पीस की, और उन्होंने फिर आज जो उनकी मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ मुख्तलिफ अखबारात का हिस्सा भी बनी हुई है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इससे जो आलमी बरादरी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया कि वो इस पर क्यों खामोश हैं। अब जो रीजनल पीस के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इटसेल्फ क्या एफर्ट्स करनी होंगी, अपना मुकदमा हाईलाइट करना होगा, किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं, BLA हो गया, BLF हो गया, स्पॉन्सर्ड बाय रॉ, तो ये मामला बड़े हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है, माजी में भी हमने शवाहिद सामने रखे हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का तदारुक अभी तक नहीं हो सका। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे एंड से कहाँ कहाँ पर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है मज़ीद? देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप अपने रीजन में, अपने नेबर में मजबूत होते हैं, और हमारे पास रशिया और चाइना दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों की यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है। इसलिए हमें ये चाहिए कि रशिया, सेंट्रल एशिया की तमाम स्टेट्स, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, हम बैठ के एक यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान उसको होस्ट कर सकता है, इन सब को बुलाया जाए और एक जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हमने इस एरिया को कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अफगानिस्तान है।
जो इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया है। इसलिए हमें ये जरूरत है कि अमेरिकन को भी पुश करें कि जी आप अफगान तालिबान को मजबूर करें कि वेपन इनसे विथड्रॉ करें, ताकि सारे अमेरिकन साथ के वेपन, लेटेस्ट वेपन एमुनिशन पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, हम जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पीसफुल हो जाएगा तो आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, बलोचिस्तान, गवादर पोर्ट, सो ये हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह चाइना के लिए भी बेहतर होता है, रशिया भी यही चाहता है, ताकि फिर ये तमाम जितना ट्रेड का सामान है ये गवादर पोर्ट से अफ्रीका और मिडल ईस्ट की पूरी मंडी दुनिया की अवेलेबल होगी हमारे लिए कि हमारे देश के और पीसफुल हो। लेकिन अब अफगानिस्तान में अमेरिकन इसीलिए वेपन अपने छोड़ के गए हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगे, अफगानिस्तान में अमन ना हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, उससे ये होगा कि वहीं तो ये तंजीमें जो बैठी हैं BNA, मजीद ब्रिगेड, फौजी, उसके बाद आइस खुरासान, ये वहाँ से इंडियन की सरपरस्ती में, रॉ की सरपरस्ती में पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बदली करें, KPK में बदली करें, और हम CPEC ना बनाएं। और CPEC नहीं बनेगा तो गवादर। लेकिन ट्रम्प साहब का जो हालिया बयान था हारिस साहब, वो तो वहाँ से तो ये लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो अपना असलहा लेना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे। देखें, कहने से नहीं होता, हमें लेके दिखाएं। वी वांट, खाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि अमेरिकन बटग्राम एयरफोर्स के अड्डे पे दोबारा वापस आएंगे। ये बहुत मॉडर्न उन्होंने बनाया था, जो को छोड़ के चले गए थे। बात यह कि अमेरिकन उनको वेपन में छोड़ के गए। हर महीने अफगान बुरी हुकूमत को मिलियन ऑफ डॉलर की मदद देते हैं, जो पैसा वो आगे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी चला जाता है। तो मीन इंडिया को वो एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, जी फौज बहुत लड़ाका है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं चाहते, इसीलिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, टेररिज्म में फंसा के रखा हुआ है। और चीफ आर्मी साहब ने बड़ी बारहा ये बात की है कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा आता है, धनहुंडी का, डीजल का, नार्कोटिक्स का, स्मगलिंग का, ये सारा पैसा फाइनेंशियल टेररिज्म में जाता है। इसको रोकें और पूरी कौम और हुकूमत पाकिस्तान रिसोर्सेज दे, फौज को कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि इस्तेकाम में हम इनको जड़ से खत्म कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर हम टॉपिक्स उन पर हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, पाकिस्तान में 1 घंटे में 2 बार ज़लज़ले के झटकों ने ख़तरे की घंटी बजा दी। नाज़रीन, 12 अप्रैल को पहला झटका 4.3 शिद्दत का, दूसरा 5.5 शिद्दत का था, जिसका मरकज़ महज 12 किलोमीटर गहरा था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, गुजरात, एबटाबाद, सरगोदा और झंग समेत कई शहरों में महसूस किए गए। पाकिस्तान की तारीख़ तबाहकुन ज़लज़लों से खाली नहीं। अक्टूबर 2005 की अगर हम बात करें, जो ज़लज़ला था उसने 80,000 जानें ली थी, जबकि 5 लाख से ज़ायद घर ज़मीन बोस हुए। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें, पुल और ज़राए मवासला तबाह हुए। दुनिया पर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ भी ज़लज़ले आने की रफ्तार तेज़ हो गई है। हालिया म्यांमार, थाईलैंड का ज़लज़ला भी बहुत ही खौफनाक था। कल भी म्यांमार, ताजिकिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के जज़ायर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल अर्थक्वेक सेंटर उसके मुताबिक सालाना 20,000 झटके रिकॉर्ड करता है, यानी एक दिन में 55 ज़लज़लों की औसत है। अब सवाल ये है कि ज़मीन आखिर इतनी बेचैन क्यों हो गई है, क्या वजूहात हैं। हम देख रहे हैं कि ज़मीन में ऐसी क्या चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से ज़लज़ले बढ़ रहे हैं। सैयद तारिक हमारे साथ मौजूद है, जियोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में ज़लज़ले आ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में ज़लज़ले हम देख रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। उसकी रीज़न आप क्या समझ रहे हैं, क्या चेंजेस ऐसी देखने में आ रही हैं? देखिए, अर्थक्वेक तो एक नेचुरल फिनोमेना है, बिल्कुल एक ज़मीन के साथ अटैच है, क्योंकि ज़मीन में जो नेचुरल मूवमेंट्स है और ज़मीन की जो साख्त है वो जिस तरीके से बनी है, तो उसके अंदर ये लाजमी है कि उन एरियाज़ में जहाँ पर के मुख्तलिफ प्लेट्स हैं और उनकी बाउंड्रीज़ हैं आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर, और या वो ऐसी जगह जहाँ पर के ज़मीन वहाँ से रिफ्ट होती है या फटती है, उन जगहों पे ये अर्थक्वेक्स हमेशा आते रहें। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि अब क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, तो शायद इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब हमारा जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम है ग्लोबली, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो एडवांस है
आज से 100 साल पहले शायद इतने स्टेशंस नहीं होते थे जो मॉनिटर करते हो। अब हर मुल्क में तकरीबन 3-3, 4-4 और जो बड़े मुल्क हैं वहाँ पे कई जो है मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, तो लिहाजा कोई भी अर्थ मूवमेंट होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स कुछ चेंजेस नहीं आई, ये पहले रिपोर्ट कम होते थे, अब रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, आसान अल्फाज में। जी आप इस तरह कह सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि देखें हमारे पास जो अर्थ को एक रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म है वो तो लास्ट 100-200 ईयर्स में बहुत एडवांस हुआ है। ठीक। तो इससे पहले भी बेशुमार कबल मसीह के अंदर भी आपको पता है कि इटली है वो जलजले से और आतिश फिशा की वजह से वो तबाह हो गया। इससे पहले आते रहे, दुनिया भर में आते रहे, मगर अब हम बहुत सेंसिटिव, यानी अब तो एक तो ये कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वो बहुत तेज हो गया है। दूसरी ये कि जो माइनर अर्थक्वेक्स है वो अर्थक्वेक्स जो आमतौर पे कोई तबाही नहीं फैलाते, हम उन्हें भी मॉनिटर कर लेते हैं, जैसे कि 2 रेक्टर स्केल पे या 3 रेक्टर स्केल पे, ये बहुत माइनर। सर आई गॉट यू। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जमीन का दर्जा हरारत भी बदल रहा है, क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जल्जले आने की वजह हम देख रहे हैं कि अब ये इसमें तेजी आ गई है? दूसरी ये कि क्या ये इंडिकेशन है कि कोई बड़ा जल्जला आने वाला है, और ये आते कैसे हैं जल्जले, इसकी रीजन? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जल्जले आते कैसे हैं, तो इसके बाद बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज या वेदर के जो चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट है अर्थक्वेक्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अर्थक्वेक कहते हैं कि जमीन जब हरकत करती है, किसी भी तरीके से हरकत करे, तो वो अर्थक्वेक होता है। और ये बहुत मामूली सी हरकत जो होती है, जैसे कि अगर आप पैर से अपनी जमीन को थंप करें तब भी एक इर्तियाश सा पैदा होता है, ये भी अर्थक्वेक होता है। और एक बड़ा वॉल्केनो जो है वो जब फटता है उसके बाद जो इर्तियाश, जमीन में जो इर्तियाश होता है उसके बाद भी अर्थक्वेक होता है। तो इसको हम रेक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कोई ना कोई एनर्जी सोर्स होती है जो जमीन को या तो जमीन के नीचे से हिला रही होती है, और ये एनर्जी होती कहाँ से, ये हमारी अर्थ में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है जी। तो अगर आप जमीन की साख को देखें तो आपको नजर आएगा कि जो जमीन का ऊपर का इलाका है, जो ऊपर का कोई 175 किलोमीटर का इलाका है, ये सारा का यानी थिकनेस वाइज गहराई में है, तो ये सारा सॉलिड है। समंदरों में बाज इलाकों में ये बहुत थिन हो जाता है, जैसे मिड ओशनिक ट्रेड या की बाज एरिया में ये 12-13 किलोमीटर थिक होता है। उसके बाद जो है नीचे गैसेज और लिक्विड फॉर्म है। अगर हम आज ये जैसे कराची शहर में हम रह रहे हैं, अगर हम एक कोई 100 किलोमीटर का हम एक वेल ड्रिल करें, जो कि नामुमकिन है, मगर ये कि हम तखय्युल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो शायद आप क्रस्ट को क्रॉस करके आप उस जोन में दाखिल हो जाएं जो कि जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, फिर इसके बाद लिक्विड है, और फिर आखिरी का जो एरिया है जिसको हम कोर कहते हैं, वो बिल्कुल वो इंतहाई जहाँ हाई टेम्परेचर है, वहाँ बहुत सारी गैसेस हैं। ये गैसेस जब रिलीज होती है, यानी वो एनर्जी की शक्ल में जब सरफेस की तरफ आना शुरू करती हैं, तो जहां से भी इनको मौका मिलता है, कोई मामूली सा क्रैक होता है, कोई फॉल्ट होता है, और ये बड़े लेवल पे होता है, यानी ये कोई छोटा क्रैक नहीं होता, बड़े ये रीजनल क्रैक्स हैं या फॉल्ट्स हैं, और ये जमीन के अंदर आपको बेशक मिलते हैं। पूरे आप देखें तो ये आपको मिलेंगे। तो ये गैसेस और ये एनर्जी का जो रिलीज है, जिस जगह से भी ये निकलती है, वो फिर वहां पर जो होती है उस गैस के रिलीज होने से या एनर्जी के रिलीज होने से, तो बेसिकली वो जी। तो पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ई है, तो अगर आप पाकिस्तान का ये जो टेक्टोनिक मैप अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि हम कम बेश नॉर्थ की तरफ हमारी ये जो प्लेट है जिसमें हम पाकिस्तान और इंडिया का जो पूरा इंडिया जो इस पे वाक़ई है, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, तो इसके नॉर्थ में एक बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और इसके वेस्ट के अंदर भी एक बड़ी प्लेट है अरबियन प्लेट, और इसके साउथ में एक और प्लेट है जो कि अफ्रीकन प्लेट है। और हम ये 4 प्लेटों, बल्कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट को भी अगर हम शामिल कर लें अपनी इंडियन प्लेट के, तो हम 4-5 ऐसी जगहों पे हैं जहां से कि ये प्लेट बाउंड्रीज हैं। और ये प्लेट बाउंड्रीज जो है बेसिकली ये वल्नरेबल है इन एरियाज में जहां पे मूवमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर इन जगहों पे अर्थक्वेक बहुत होते हैं। अगर आप वर्ल्ड का अर्थक्वेक मैप देखें, मैंने आपको प्रोवाइड किया है,
तो ये जितनी भी ये मार्जिन्स है, ये जो आप इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अरबियन प्लेट है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, तो ये प्लेट बाउंड्री के आस ये बड़े फॉल्ट्स बनते हैं। शॉर्टली ये प्रेडिक्शन हो सकती है पहले कि ज़िलज़ला आने वाला है या नहीं, ऐसा कुछ? अच्छा देखिए, अभी तक तरीके कोशिश किए गए ढूंढने के कि किसी तरीके से प्रेडिक्ट कर सके। पहली चीज तो ये कि आप ये समझ लें कि जो जलजला प्रोन एरियाज हैं, जैसे कि ये प्लेट बाउंड्रीज है, ये तो ग्लोबली ये एस्टेब्लिश कर लिया गया है कि फॉल्ट्स यहाँ पर से ज्यादा आएंगे। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई कि आप उन जगहों को मॉनिटर करें। अब सवाल ये है कि अगर एक प्लेट बाउंड्री जो है वो कोई 2000 किलोमीटर की है, तो आप 2000 किलोमीटर की कितनी जगहों को मॉनिटर कर सकते हैं? तो अमली तौर पे ये नामुमकिन है। हाँ, आप तजर्बाती तौर पे कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो अब तक दुनिया ने काम किया है प्रेडिक्शन के लिए, वो ये देखा है कि जिस वक्त जलजले आते हैं तो उसके बाद कुछ जमीन के फिजिकल कॉम्पोजिशन है उनमें कुछ तब्दीली आती है, खास तौर पे जैसे पानी के अंदर कुछ तब्दीली आती है। इसी तरीके से टेम्परेचर बाज़ जगहों का चेंज हो जाता है। मगर सवाल ये है कि ये फिर भी ये नहीं बताता कि ये कितनी देर बाद अर्थक्वेक का सबब बनेगा। ठीक है, तो लिहाजा आप मॉनिटर कर सकते हैं, मगर आप 100% श्योरली प्रेडिक्ट करना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। सैयद तारिक हसनी साहब हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।